नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन का जन्म हुआ था खिलाफत आंदोलन और स्वराज प्राप्त के पूर्ण लक्ष्य के आधार पर। इसके पहले के वीडियो में हम आपको खिलाफत आंदोलन क्या था और क्यों था, कैसे था, ये बता चुके हैं। खिलाफत आंदोलन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उससे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलनकारियों द्वारा। खिलाफत आंदोलनकारियों द्वारा और हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इसी दिन तिलक जी का निधन हो गया था। जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसी समय महात्मा गांधी ने संकेत दे दिए थे असहयोग आंदोलन के, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर तुर्की के मुद्दे पर और पंजाब के मुद्दे पर भारतीय मुस्लिम संतुष्ट नहीं हुए तो वे असहयोग आंदोलन छेड़ने को मजबूर हो जाएंगे। और उनका यह संकेत आगे चलकर असहयोग आंदोलन के रूप में उभरा। जब सरकार ने सभी प्रकार की मांगे मानने से इनकार कर दिया था, तब 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कर दी गई। सितंबर 1920 में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। कलकत्ता में यह विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया जिसमें असहयोग आंदोलन पर मुहर लगा दी गई और असहयोग आंदोलन को तब तक जारी रखे जाने के लिए कहा गया जब तक कि खिलाफत आंदोलन सफल नहीं हो जाता है, पंजाब के मुद्दे पर सरकार झुकती नहीं है और हमको पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। और इस विशेष अधिवेशन के अंतर्गत जो कुछ निर्णय कि किस प्रकार से असहयोग आंदोलन चलाया जाना है यह लिए गए थे, उनमें से कुछ प्रमुख थे। पहला तो था बहिष्कार, जिसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई वह था बहिष्कार। यह बहिष्कार था सरकारी स्कूलों का, कॉलेजों का, न्यायालयों का। न्यायालयों का बहिष्कार करके निर्णय लिया गया था कि न्यायालयों का बहिष्कार किया जाएगा और पंचायतों के माध्यम से हम अपनी व्यवस्था को चलाएंगे। तो स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालयों का, सरकारी नौकरियों का और उपाधियों का बहिष्कार। और इनमें से एक और महत्वपूर्ण बिंदु था जो था विधान परिषद का बहिष्कार। विधान परिषद के बहिष्कार पर कुछ मतभेद था कांग्रेस में। विधान परिषद का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि उस समय आगे विधान परिषद के चुनाव आने वाले थे और कांग्रेस ने साफ साफ इनकार कर दिया कि विधान परिषद के चुनाव में कोई भाग लेने वाला नहीं है। परंतु इस मुद्दे पर कांग्रेस में थोड़ा सा विरोध था, जिनमें प्रमुख नाम आता है CR दास का। CR दास ने थोड़ा सा विरोध किया था क्योंकि उनको यह लगता था, वह कोई इसलिए विरोध नहीं था क्योंकि वे विधान परिषद की तरफ झुकना चाहते थे, बट उनका विरोध इसलिए था क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम विधान परिषद के चुनाव से दूर हो जाएंगे तो हम सत्ता से दूर हो जाएंगे। परंतु आगे चल करके सभी ने कांग्रेस के अनुशासन का पालन किया और विधान परिषद का भी बहिष्कार किया गया। नेताओं ने चुनाव नहीं लड़े और अधिकांशतः लोगों ने वोट ही नहीं डाले। इनमें से आपको एक महत्वपूर्ण फैक्टर और मिलेगा हिंदू मुस्लिम एकता का, क्योंकि इसके पहले खिलाफत आंदोलन चल रहा था और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व भी गांधी जी ने किया। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व भी गांधी जी कर रहे थे और खिलाफत आंदोलन भी आगे चल करके विस्तृत रूप में असहयोग आंदोलन में जाकर के मिल गया और उसमें भी दोनों अली बंधु शामिल थे।
अली बंधु भी असहयोग आंदोलन में शामिल थे, इसलिए हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों ने एक साथ मिलकर के अंग्रेजों का मुकाबला करने की ठान ली। और इसमें एक और महत्वपूर्ण फैक्टर था, चूंकि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी, इसलिए अहिंसा तो सर्वोपरि होनी ही थी। इसके बाद फिर दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में आयोजित किया गया, जिसमें असहयोग को अनुमोदित कर दिया गया, मतलब असहयोग आंदोलन को प्रमाणित कर दिया गया, असहयोग का अनुमोदन हुआ। कांग्रेस ने अपने काम करने के तरीके भी बदले। वो पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति के जो सैद्धांतिक तरीके थे उनके, उनमें कुछ सैद्धांतिक परिवर्तन किए गए। और सैद्धांतिक परिवर्तन यह था कि संवैधानिक तरीकों को छोड़कर, संवैधानिक तरीकों को छोड़ा और शांतिपूर्ण एवं न्यायप्रिय ढंग से, शांतिपूर्ण एवं न्यायप्रिय ढंग से स्वराज्य की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया। इसमें वो संवैधानिक दायरों का उल्लंघन भी कर सकते थे। उन्होंने संवैधानिक दायरों का उल्लंघन करने की भी योजना बनाई, क्योंकि अब महसूस होने लगा था कि सरकार के नियमों पर चल करके सरकार के विरुद्ध काम करना बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस में कुछ और परिवर्तन हुए थे, जो उसकी रचनात्मक परिवर्तन थे, उसके संगठन में परिवर्तन। और परिवर्तन यह थे कि प्रांतीय और भाषाई स्तर पर समितियों का गठन किया गया। प्रांतीय और भाषाई स्तर पर समितियों का गठन किया गया, जिनका कार्य था जन समूह को, जनसामान्य को असहयोग आंदोलन से जोड़ना। और गांधी जी ने कहा था कि अगर हम इसी प्रकार 1 वर्ष तक लगातार आंदोलन को सक्रिय रख सके तो हमको पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। 1 वर्ष में पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को लक्ष्य बता दिया था महात्मा गांधी ने। इसी बीच मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट, जिन्ना और एनी बेसेंट कांग्रेस से अलग हो गए। दोनों ने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि ये संवैधानिक तौर तरीकों में विश्वास करते थे और कांग्रेस ने अपनी नीति परिवर्तित की थी। संवैधानिक तरीकों को छोड़कर शांतिपूर्ण एवं न्यायप्रिय ढंग से संविधान का उल्लंघन करते हुए पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया था। इसी बीच सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने भी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया। यह प्रश्न आता है कभी कभी कि इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इसको स्थापित करने के बाद इनका भी राष्ट्रीय राजनीति में कुछ ज्यादा रुचि रह नहीं गई थी। और कांग्रेस ने एक और परिवर्तन किया था अपने संगठनात्मक ढांचे में। उन्होंने 15 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाई थी। 15 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। यह भी प्रश्न आ सकता है कि 15 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन कांग्रेस ने कब किया था? दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के दौरान 15 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन कांग्रेस ने किया था, जो उसके रोजमर्रा के कामों को देखने के लिए थी। और प्रांतीय तथा भाषाई स्तर पर समितियों का गठन किया गया था और संवैधानिक तरीकों को छोड़ा गया था तथा शांतिपूर्ण एवं न्यायप्रिय ढंग से स्वराज्य प्राप्ति को लक्ष्य बनाया गया था। अब देखते हैं आंदोलन के प्रसार के बारे में। आंदोलन किस प्रकार से फैला?
असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए गांधी जी ने अली बंधुओं के साथ विभिन्न स्थानों का दौरा किया। पूरे देश भर में उन्होंने दौरा किया और असहयोग आंदोलन में समर्थन देने की मांग की। बहुत से वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। वकीलों ने वकालत छोड़ी और लगभग 90,000 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिए। इसी बीच 90,000 छात्रों ने लगभग स्कूल छोड़ दिए और फिर अपने भारतीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना होना प्रारंभ हो गई, जिनमें प्रमुख थे सुभाष चंद्र बोस जी, CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन और आचार्य नरेंद्र देव। और इसी समय सुभाष चंद्र बोस जी को नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्रिंसिपल बनाया गया। नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्रिंसिपल बनाया गया। और इसी समय गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी उन्होंने, और इन्होंने लौटा दी यह उपाधि, क्योंकि असहयोग आंदोलन का जो मेन प्लान था, उस प्लान के तहत ही यह कहा गया था कि सरकारी उपाधि, सरकारी नौकरी और सरकारी संस्थाओं का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा। और गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया। विदेशी कपड़े व शराब की दुकानें बंद कराई गई तथा कांग्रेस ने आह्वान किया अपनी प्रांतीय और भाषाई आधार पर जिन संस्थाओं का उन्होंने गठन किया था, उनसे फंड इकट्ठा करने का आह्वान किया। और उस वर्ष तिलक स्वराज फंड के नाम से पैसा इकट्ठा किया गया और तिलक स्वराज फंड ने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए थे उस वर्ष। इसी बीच जुलाई 1921 में अली बंधुओं ने यह घोषणा कर दी कि किसी भी मुस्लिम का अपने दुश्मन की सेना में रहना अधर्म माना जाएगा। मुस्लिम का दुश्मन की सेना में रहना अधर्म है और यह हमारे इस्लाम धर्म के खिलाफ है। और अली बंधुओं ने सभी मुस्लिम भाइयों से त्याग पत्र मांगा और आगे चल करके 4 अक्टूबर 1921 को गांधी जी ने अली बंधुओं के इस बयान को पुष्टिकरण की और कहा कि किसी भी भारतीय का अपने राष्ट्र के शत्रु की सेना में रहना अधर्म है। और उन्होंने सभी भारतीयों से आह्वान किया कि वह त्याग पत्र देकर के ब्रिटिश सरकार की सेना को छोड़कर वापस आ जाएं। और इस प्रकार 4 अक्टूबर 1921 को गांधी जी ने इस बयान की पुष्टिकरण की। कांग्रेस ने भी अपने सभी क्षेत्रीय समितियों को कह दिया कि जब भी उन्हें लगे कि जनता कानून अवज्ञा के लिए तैयार है,
तब वे आंदोलन शुरू कर सकते हैं। उनके क्षेत्र की जनता जब भी कानून की अवज्ञा के लिए तैयार हो जाए, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो, तो वे आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं। अपने इस बयान की वजह से अली बंधुओं को जेल में डाल दिया गया था और आगे चल करके असम के चाय बागान और रेलवे कर्मियों और मजदूरों ने हड़ताल कर दी। असम के चाय बागान, रेलवे और मजदूरों ने हड़ताल कर दी और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बंगाल के जे एम सेनगुप्ता ने। बंगाल के जे एम सेनगुप्ता ने इस विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस वेल्स भारत आया और उसका जम करके विरोध किया गया। मुंबई सहित जो तत्कालीन बंबई था, बंबई सहित कई स्थानों पर उसका बड़े स्तर पर विरोध किया गया और हिंसक वारदातें घटित हुई और कुछ और विद्रोह जिनका आपको नाम और क्षेत्र जानना चाहिए, वे थे अवध किसान आंदोलन। अवध किसान आंदोलन यह यूपी में था। एका आंदोलन यह भी यूपी में था और मोपला विद्रोह, बहुत प्रसिद्ध घटना है मोपला विद्रोह की, यह हुई थी मालाबार में। इनसे प्रश्न आ सकते हैं कि अवध किसान आंदोलन कहां हुआ था, एका आंदोलन कहां हुआ था और मोपला विद्रोह कहां हुआ था। तो अवध किसान आंदोलन और एका आंदोलन हुए थे यूपी में, जबकि मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में। और इन सब घटनाओं के बीच में गांधी जी की मुलाकात हुई लॉर्ड रीडिंग से। गांधी जी की रीडिंग से मुलाकात हुई और रीडिंग ने गांधी जी के सामने मांग रखी कि जो बयान अली बंधुओं ने दिया है, जिसकी वजह से इतना हड़कंप मचा हुआ है कि किसी भी मुस्लिम भाई का विरोधी की सेना में रहना अधर्म माना जाएगा, इसलिए उनको सेना छोड़ देनी चाहिए, उस बयान को वे वापस लेने के लिए अली बंधुओं पर जोर डाले। और गांधी जी रीडिंग की चाल समझ गए थे, क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम एकता चरम पर थी। दोनों मिलकर असहयोग आंदोलन को बढ़ाने में लगे हुए थे और इस बीच रीडिंग तोड़ना चाहता था हिंदुओं और मुस्लिमों को, क्योंकि यदि गांधी जी यह कह देते कि अली बंधुओं ने जो कहा है वह गलत है, मुस्लिम सेना में रहे कोई दिक्कत नहीं है, और वो अगर उन पर दबाव डालते कि वो अपना बयान वापस ले ले, तो इससे मुस्लिमों की भावनाएं आहत होती और यह विद्रोह कमजोर पड़ सकता था, क्योंकि फिर से हिंदू मुस्लिम टकराव प्रारंभ हो जाते। इसलिए गांधी जी ने लॉर्ड रीडिंग की बात मानने से इनकार कर दिया और फिर शुरू हुआ सरकार का दमन चक्र। दिसंबर 1921 से दमन प्रारंभ कर दिया गया आंदोलन का। सरकार ने क्रूरता की नीतियां अपनानी शुरू कर दी। सरकार ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, प्रेस प्रतिबंधित हो गया, सभाएं प्रतिबंधित हो गई, सभाएं भी प्रतिबंधित हुई और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को फर्जी घोषित कर दिया गया। संस्थाओं को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी बीच कर दिया गया। इसी बीच दिसंबर 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और गांधी जी पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ
करने का दबाव पड़ने लगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का गांधी जी पर दबाव पड़ने लगा था कि अब सरकार असहयोग आंदोलन से नहीं मानने वाली है, हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन करना चाहिए। दिसंबर 1921 में हुए अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष तो थे CR दास, परंतु ये जेल में थे। इनको अध्यक्ष बनाना निश्चित किया गया था, इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हकीम अजमल खान साहब इसके कार्यकारी अध्यक्ष बने। और फिर जनवरी 1922 को सर्वदलीय समिति की मांग और गांधी जी ने जो वायसराय को पत्र लिखा था उसका भी सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। सरकार किसी भी प्रकार से कोई भी मांग मानने को तैयार नहीं थी। इस सब के बाद 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने यह घोषणा की कि सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा करे। राजनीतिक बंदी रिहा करे, प्रेस की स्वतंत्रता बहाल करे तथा सरकार द्वारा किए जा रहे जनता पर अत्याचारों को बंद करके समानता का रुख अपनाया जाए, नहीं तो वे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। लेकिन इस सब की तैयारी चलते समय ही एक घटना हो गई, चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड घटित हुआ, जिसकी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन को 6 साल के लिए स्थगित करना पड़ गया। 6 साल तक स्थगित रह गया यह आंदोलन, चल नहीं सका, केवल चौरी चौरा कांड में हुई भीषण हत्या के कारण। पहले तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करना निश्चित हुआ था सूरत के बारदोली तालुके से। लेकिन 5 फरवरी 1922 की चौरी चौरा कांड की घटना ने इसको 6 साल के लिए स्थगित कर दिया। तो यह था असहयोग आंदोलन और यह कहां जाकर रुका, चौरी चौरा कांड पर। अगले वीडियो में हम चौरी चौरा कांड की ही चर्चा करेंगे जो 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। तो यह था असहयोग आंदोलन और आगे की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जीएस मंत्रा, देखते रहिए जीएस मंत्रा। जय हिंद, वंदे मातरम।